हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का पार्ट 2 पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। कल हमने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था। आज हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, यानी रदरफोर्ड ने क्या बोलते एटम के स्ट्रक्चर के बारे में थ्योरी दी, उसका क्या मॉडल था एटम के बारे में। रदरफोर्ड की जो एक्सपेरिमेंट था वो ये पता लगाना चाहता था कि इलेक्ट्रॉन्स एटम में कैसे अरेंज है। उसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वेर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। इस एक्सपेरिमेंट में फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स जो है उन्हें गोल्ड फॉइल यानी गोल्ड की पतली सी एकदम पतली सी शीट के ऊपर गिराया गया। उसने कुछ एक्सपेक्टेशन की थी, उसे कुछ एजम्पशन माने थे। ही सिलेक्टेड गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल। उसने गोल्ड फॉइल इसलिए सिलेक्ट की थी, इसलिए चुनी थी ताकि उसे पतली सी पतली लेयर मिल सके। और सेकेंड, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस। और उसने अल्फा पार्टिकल्स ही क्यों डाले, क्योंकि वो डबली चार्ज यानी हीलियम आयंस के डबल चार्ज पार्टिकल्स है और इनका ज़्यादा मास भी होता है, इसके कारण वो और भी ज़्यादा फास्ट मूव करती है। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स आर हैवियर देन प्रोटॉन। उसने ये एक्सपेक्ट किया था कि अल्फा पार्टिकल्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो हमारे एटम में होते हैं उनसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, टकरा कर वापस आ जाएगा। लेकिन क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स प्रोटॉन से भी ज़्यादा हैवियर है, ज़्यादा उनका वजन है। लेकिन उसने ये बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ जाएगा। कम डिफ्लेक्शन का सोचा था लेकिन ज़्यादा का उसने बिल्कुल अज्यूम ही नहीं। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम हमने देख लिया, उसने ये एक्सपेरिमेंट किया। ये जो एटम्स दिख रहे हैं ये गोल्ड फॉइल में एटम्स है और ये जो एरो दिए हुए ये हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं जो ज़्यादातर जो सीधे ही निकल गए बिना कोई डिफ्लेक्शन के। बहुत ही कम कुछ स्मॉल एंगल्स बने थे और उनमें से एक जो है वो वापस 180 डिग्री पे ही वापस रिफ्लेक्ट होकर आता है। अब इसके एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस क्या थे। फर्स्ट ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो गोल्ड फॉइल से सीधा ही गुजर गए। सेकेंड, मोस्ट सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेर रिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स छोटे छोटे एंगल्स बनाते गए यानी छोटे छोटे एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हुए। और थर्ड, सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल अपीयर टू रिबाउंड। यानी 12,000 पार्टिकल्स में से एक ऐसा पार्टिकल था जो रिबाउंड हुआ था यानी 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ था, यानी डायरेक्ट जाके सीधा टकरा के वापस उसी रास्ते वापस आया ये वाला पार्टिकल। तो ये इसके ऑब्जर्वेशन थे। अब इसने क्या थ्योरी दी, क्या फीचर्स थे, वो हम भी पढ़ेंगे। कंक्लूजन। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल विद डिफ्लेक्शन। इसने ये कंक्लूजन निकाला कि एटम में ज़्यादातर जो स्पेस है वो खाली होता है, इसलिए तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से एकदम स्ट्रेट पास हुए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। सेकेंड, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड थ्रू पाथ इंडिकेटिंग पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस। और बहुत ही कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए थे अपने पाथ से। इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि जो एटम के अंदर एक बहुत ही कम स्पेस में ही पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई हुआ है। Third, a very small fraction of alpha particle deflected by 180, indicating that all positive charge and mass concentration in small volume within atom। और उसमें से भी बहुत ही कम, बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन जो होता है अल्फा पार्टिकल्स का वो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ था। ये बताता है कि पॉजिटिव चार्ज और जो मास होता है एटम का वो सारा मास एक छोटी सी जगह पर ही कंसंट्रेटेड है, वो भी एटम के अंदर। मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम किया था। उसके कुछ फीचर्स हैं वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस।
रदरफोर्ड ने बताया था कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है, उन्हें हम न्यूक्लियस कहते हैं। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड इन न्यूक्लियस, और लगभग पूरा जो मास होता है एटम का वो इसी न्यूक्लियस में होता है। सेकेंड, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। रदरफोर्ड का ये कहना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के आसपास एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। थर्ड, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू एटम, यानी न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, यानी रदरफोर्ड का जो एटम का मॉडल था उसकी क्या ड्रॉबैक्स थी, यानी क्या लिमिटेशन थी, उसमें क्या कमी थी। The revolution of electron in a circular orbit is not expected to be stable, यानी रदरफोर्ड ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है न्यूक्लियस के पास, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का जो रिवोल्यूशन है उसे अनस्टेबल माना गया, यानी ज़्यादा स्टेबल नहीं माना गया। यानी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में जब घूमता है तो वो एक्सेलरेट होता है, यानी उसकी जो वेलोसिटी स्पीड वो चेंज होती रहती है। एंड ड्यू टू दिस इट रेडिएट एनर्जी, और इसके कारण उसकी एनर्जी खत्म होती है, यानी वो अपनी एनर्जी को रेडिएशन की फॉर्म में रेडिएट करता है। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल ऑन न्यूक्लियस, इसके कारण जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के कारण आसपास, उसकी एनर्जी सारी लॉस हो जाएगी और फाइनली वो न्यूक्लियस के ऊपर घूम जाएगा। यानी जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जब वो एक्सेलरेट होगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, तो वो और न्यूक्लियस के करीब आएगा और धीरे धीरे वो फाइनली एक वक्त आएगा जब वो न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा। इसका मतलब एटम अनस्टेबल है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया तो फिर ये जो एटम है हमारा, ये अब हमारा न्यूट्रल नहीं रहा, बैलेंस नहीं रहा, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन था वो तो ख़त्म हो गया। और इसके कारण अब जब एटम ही अनस्टेबल है तो हमारा मैटर कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो इसके ये ही है हमारा रदरफोर्ड के मॉडल का एक ड्रॉबैक, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। अब जब रदरफोर्ड के ऑब्जेक्शंस को पूरे करने के लिए, यानी इसके जो ड्रॉबैक को पूरा करने के लिए, हटाने के लिए नील बोर ने कुछ पोस्टुलेट दी थी। नील बोर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट अबाउट द मॉडल ऑफ एटम, यानी नील बोर ने कुछ पोस्टुलेट दी थी एटम के मॉडल के बारे में। फर्स्ट, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इन साइड द एटम, यानी कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स को ही हम डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं जो एटम के अंदर होती है। Second, while revolving in discrete orbits, the electron do not radiate energy. While revolving in discrete orbits, the electron do not radiate energy. यानी जब इलेक्ट्रॉन इस डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, घूमता है, तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। These orbit और shells are called energy level, और इन ऑर्बिट्स या शेल को हम एनर्जी लेवल कहते हैं। ये बोर्स का एनर्जी लेवल बताया मैं, एक आइटम का कुछ ही एनर्जी लेवल है, और भी होते हैं। इससे में सबसे सेंटर में होता है न्यूक्लियस, उसके ऊपर जो फर्स्ट लेवल आता है उसे हम के शेल भी कह सकते हैं, और ये n = 1 होता है। उसके बाद में जो अगला शेल आता है वो होता है एल शेल, n = 2। उसके बाद अगला एम शेल और लास्ट में एन शेल, और इसके आगे जो बढ़ता रहता है। इसमें जैसे जैसे के को n = 1 होता है, एल में n = 2 होता है, और एम में n = 3, और लास्ट में n = 4 न्यूट्रॉन्स। अब ये नया हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूट्रॉन, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट, इन 1932 जे चैडविक डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल। 1932 में जे चैडविक नाम का एक साइंटिस्ट था, इसने एक अलग ही नया सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर किया। इट हैज़ नो चार्ज बट मास नियरली इक्वल टू प्रोटॉन, इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है, चार्ज 0 होता है, और लेकिन इसका जो मास है वो लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। थर्ड, द मास ऑफ एन एटम इक्वल टू सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस,
अब हमारा जो एटम का जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस का सम होता है।